हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 5 और 6 दोनों दोनों की करंट अफेयर्स की। आज की हमारी जो करंट अफेयर्स होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए हो, चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए हो, इसको हम पीसीएस भी कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर आपके कोई भी सीजीएल का एग्जाम हो, या फिर कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो। और आप लोग पता होगा कि करंट अफेयर्स का दायरा, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का दायरा इतना बढ़ चुका है कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स हो जाते हैं। यहाँ पे हम 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन 10 करंट अफेयर्स की बात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपना लर्न लर्निंग नाम से ऐप आ चुका है। एंड्रॉयड ऐप है और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, साथ में सबसे बड़ी बात लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज किस तरीके की, यहाँ पे सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में 50-60 पेपर नहीं, आपको 200, 250, 300 पेपर मिलने वाले हैं। एसएससी के पेपरों की बात की जाए तो 33,000 पेपर होंगे। 33,000, यस आप सही सुन रहे हो, 33,000 पेपर होने वाले हैं एसएससी के। तो ये आपके लिए ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और सभी चीजों की पीडीएफ्स आपको यूट्यूब की वीडियो जो भी डलेगी ऐप पर ही मिलेगी, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले पहले हमारी जो करंट अफेयर्स है उसकी बात करेंगे हम, आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सी है। अगर आज की हम न्यूज की बात करें कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है, तो इस तरीके की हमारी जो न्यूज होगी फोटोग्राफ के साथ और प्रमुख बिंदु के साथ हम बात करेंगे। हर 10 करंट अफेयर्स पे हम सेम बात करने वाले हैं। तो पहले करंट अफेयर्स की बात करें, लंदन, याद रखिएगा ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। लंदन 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर के रूप में बना हुआ है। बात कर रहा है कि जो ब्रिटेन का लंदन है, लंदन में दुनिया का सबसे अधिक भीड़ वाला शहर है। कब की बात कर रहे हैं, 2023 की, क्योंकि आप लोगों को पता होगा रिपोर्ट तो पिछले साल की आएगी ना, क्योंकि 2024 चल रहा है, 2024 की कैसे ढूंढेंगे। 2023 की रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट 2024 में जारी की जाती है। इसी तरीके से ये पूरा सिस्टमेटिक चलता है। 2023 में बोला गया है कि लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। अगर हम बात करें किस कंपनी ने या किस टीम की रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया है, तो एम्स्टर्डम स्थित स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टीम ने बताया है कि लंदन दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। और व्यस्ततम समय की बात की जाए तो लंदन में सालाना 148 घंटे बर्बाद होते हैं। याद रखिएगा, 148 जो हावर्स हैं यहाँ पर साल के बर्बाद हो जाते हैं भीड़ भाड़ के कारण ही। और पूर्व बिंदु के तहत पूरी बात समझ लेते हैं। तो दूसरा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा है, उसकी अगर बात करें तो आयरलैंड का, यार क्या किसका, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, याद रखिएगा, सबसे दूसरी भीड़ वाले नंबर पर स्थान आता है। पहला लंदन 2023 का और दूसरा डबलिन। अगर यहाँ पे हम लोगों की बात करें कि 2023 में अगर 10 किलोमीटर की यात्रा करना है इनको, तो औसतन 29 मिनट 30 सेकंड, लगभग लगभग देखा जाए तो आधा घंटे 30 मिनट का समय यहाँ पर लगा हुआ है। अगर हम बात करें डबलिन में, तो व्यस्त घंटों के दौरान औसतन गति है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिएगा कि 16 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लगता है। कहाँ पे, डबलिन में। आप दिल्ली को ही सबसे व्यस्त शहर मानते हैं, बेंगलुरु को मानते हैं, भारत की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉप के शहर व्यस्त हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला लंदन हो गया है, दूसरा डबलिन हो गया है। अगर हम बात करें तीसरे स्थान की, तो टोरंटो है। याद रखिएगा, टोरंटो है। कौन सा है, टोरंटो तीसरा स्थान पर भीड़ भाड़ वाला शहर है। एक यात्री को 10 किलोमीटर की अगर यात्रा की दूरी तय करनी हो, तो यहाँ पर औसतन 29 मिनट खर्च करने पड़ते हैं। मतलब कि 29 मिनट खर्च करने का मतलब अपना समय को यहाँ पर खर्च करना पड़ता है, 29 मिनट। तो यहाँ पर डबलिन और अगर बात की जाए कि टोरंटो में, तो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का अंतर है लगभग। तो लमसम लमसम देखा जाए तो बराबर पर ही। अगर यहाँ पे हम टोरंटो की बात करें व्यस्त शहर क्यों में, तो यहाँ पर 16 किलोमीटर अगर देखा जाए तो प्रति घंटा औसत गति के कारण टोरंटो का जो यात्री का सालाना है 98 घंटे नुकसान हो जाते हैं। एक साल में यहाँ पर 98 घंटे यहाँ पर नुकसान होते हैं। हमने ब्रिटेन की बात, लंदन की बात की तो 148 घंटे सालाना के यहाँ बर्बाद हो रहे थे। वहीं टोरंटो की बात करें तो 98 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत में बेंगलुरु और पुणे की। दिल्ली का आप लोगों का नाम आया हुआ है, दिल्ली बड़ा व्यस्त शहर है, मुंबई है, लेकिन हम बेंगलुरु और पुणे की बात करते हैं तो विश्व के लेवल पे 6वें स्थान पर बेंगलुरु का नाम आता है और 7वें स्थान पर पुणे का नाम आता है। याद रखिएगा, 6वें और 7वें स्थान पर बेंगलुरु और पुणे का नाम आता है। हालांकि हम बात कर लेते हैं कि यहाँ भी कितना घंटे समय लगते हैं। तो 2023 में बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर की अगर यात्रा करनी है, औसतन 28 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। लगभग लगभग 28 मिनट का यहाँ समय लग जाता है। वहीं अगर पुणे की बात की जाए तो एक यात्री को समान दूरी, मतलब कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में
27 मिनट 50 सेकेंड खर्च करने पड़ते हैं। सोचिएगा कितनी भीड़ दौड़ भाग दौड़ भरी जिंदगी है। हम बात करते हैं कि जो रोमानिया का बुडापेस्ट है और फिलीपींस का मनीला है, साथ में बेल्जियम की ब्रुसेल्स की भी बात करें तो क्रमशः ये 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर आते हैं। क्योंकि 6वें और 7वें नंबर की बात कर रहा है, भारत के बेंगलुरु और पुणे का नाम आता है। वहीं अगर 8वें, 9वें और 10वें नंबर की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 8वें नंबर पर आता है बुखारेस्ट, 9वें नंबर पर आता है मनीला फिलीपींस का और 10वें नंबर पर आता है ब्रुसेल्स। तो याद रखिएगा ये जो टॉप व्यस्त शहर हैं, हो सकता है एग्जाम में 1, 2, 3 नाम से पूछी जाए नंबर से, या फिर भारत के लगा के पूछा जाएगा भारत का नंबर कौन सा है यहाँ पर 6वां और 7वें में। तो बेंगलुरु है यहाँ पे 6वें नंबर पर और पुणे का नाम आता है 7वें नंबर पर। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थी, आपके सामने साझा की हुई है। और ये जो एग्जाम के पर्पज से है, हो सकता है कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को कोई भी नोटिस एग्जाम के पर्पज से आता है तो इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पे ही नोटिस अपलोड कर दी जाता है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऐप का नाम नट लर्निंग ऐप है और आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज के हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड हमारी करंट अफेयर्स कौन सी है, तो भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, याद रखिएगा कौन सा फेस्टिवल है, थिएटर फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव। याद रखिएगा कौन सा है, भारत रंग महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और इसके बारे में हो सकता है इस साल ही पूछ लिया है। भारत रंग जो फेस्टिवल या रंग महोत्सव हुआ है वो कहां पर हुआ है, इसके बारे में कहां पर है, तो गुजरात में ये शुरू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा है थिएटर फेस्टिवल है। अगर हम बात की जाए भारत के गुजरात के कच्छ जिले में इसकी शुरुआत हुई है, यार गुजरात के कच्छ जिले में शुरुआत हुई है। 21 दिनों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें अगर बात की जाए तो 150 से अधिक लोग नाटक का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। साथ में कई सारी कार्यशालाएं और चर्चाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस महोत्सव को पूरे भारत की बात की जाए तो 15 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अगर हम 15 शहरों का कुछ कुछ इंपोर्टेंट शहरों के नाम जान लें तो मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रामनगर और श्रीनगर, लगभग लगभग सभी राज्यों में यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रतिभागियों का व्यापक दर्शकों तक पहुंच प्राप्त होगी और संभावित है कि सहयोगी उद्यमों के लिए दरवाजे खोलेगा। वैश्विक थिएटर परिदृश्य का सक्रिय एक्टिव मोड में करेगा। साथ में अगर बात किया जाए तो एनएसडी ने इस साल रंग हाट की भी शुरुआत की। रखिए किसने बात कर रहा है, एनएसडी के द्वारा यहाँ पर रंग हाट की भी शुरुआत की गई है। तो रंग हाट आ सकता है किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो एनएसडी के द्वारा शुरुआत की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया का पहला वैश्विक थिएटर बाजार बनने के लिए यह अभिनव पहल का शुभारंभ किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल का जो भारत रंग महोत्सव है भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और एनएसडी की इसके तहत शुरुआत रंग हाट की गई है और एशिया का पहला वैश्विक थिएटर बाजार भी है। तो याद रखिएगा भारत में 15 शहरों में इसको आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं और बात करने से पहले अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न के लिए चुना गया है, किसको चुना गया है इसके बारे में जानेंगे हम। बीजेपी के वो कौन थे उनके बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो कि भारतीय प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात की है तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो ग्रेमी अवार्ड्स है इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, प्रीवियस उठाकर क्वेश्चन देखो तो वहां पे देखोगे ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में पूछा जाता है। इस साल का ग्रेमी अवार्ड्स भारत के शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को जीता हुआ है इन्होंने। तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा समझेंगे और क्यों मिला हुआ है, किस चीज के लिए मिला हुआ है इसकी बात करेंगे। 5 फरवरी को ही भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को फ्यूजन बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रांड जो ग्रेमी अवार्ड है वो जीता हुआ है। तो याद रखिएगा फ्यूजन बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए इनको ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात किया किसको मिला है तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी को मिला हुआ है। यह पुरस्कार उनके नवीनतम एल्बम कौन सा है, दिस मूवमेंट, याद रखिए कौन सा है, दिस मूवमेंट, याद रखिए कौन सा है, दिस मूवमेंट पर दिया गया है। 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था एल्बम दिस मूवमेंट जिसमें 8 गाने हैं, इसके लिए इनको दिया गया है। इस बीच जाकिर हुसैन ने बेला फ्लैक और एडगर मेयर के साथ अस्तो अपने योगदान के लिए भी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में ग्रेमी भी जीता हुआ है, जिसमें राकेश चौरसिया एक उत्कृष्ट बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा।
जहां हुसैन ने एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, वहीं चौरसिया को 2 मिले हुए हैं। तो याद रखने वाली बात है कि जहां जाकिर हुसैन के द्वारा 3, ये याद रखिएगा, एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीत लिए। तो अब इनके बारे में कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप खुद सोचिएगा। इतने प्रमुख व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन बनना स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हुए हैं। और वहीं अगर दूसरे नंबर पे बात किया तो चौरसिया जी का भी नाम आता है। 66वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 लॉस एंजिल्स में आयोजित किए गए हैं। और पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह की बात की जाए तो 4 मई 1959, मतलब कि 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। यह संगीत उद्योगों में, याद रखिएगा, संगीत के जो उद्योग होते हैं उसमें उपलब्धि मान्यता देने के लिए रिकॉर्डेड अकादमी के द्वारा प्रदान यह पुरस्कार किया जाता है। तो यह संगीत के उद्योगों में दिया जाता है। और आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। और आप लोगों को एक चीज और पता होगी कि आज की हमारी जो खबर होने वाली है, 2 खबरों पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। खबर एक ही है लेकिन 2 तरीके की इसमें न्यूज है। कैंसर के बारे में याद रखिएगा, कैंसर के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे 2 खबरें अलग-अलग क्यों हैं, किस तरीके से खबरें हैं, इसकी आगे बात करने वाले हैं हम। ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ का भी नोटिस मिल जाना चाहिए कि यहाँ पर महिलाओं में वर्जियाना में यहाँ पे एक कैंसर फैल रहा है, उसपे एक वीडियो आने वाली है। तो वो गुदा में कैंसर कैसे फैल रहा है, उसको रोकने के उपाय क्या हैं, उसपे वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में। एक्टिव मोड में रहिएगा, उसके बारे में इस बार बहुत प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उसपे वीडियो बनाएँगे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं आज की। सिकल सेल रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यार क्या, किस सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। तो सिकल सेल दिवस जो मनाया गया है, महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठन किया है, क्यों प्रमुख है? क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा राज्य, जिला और तालुका, याद रखिएगा, राज्य, जिला और तालुका, तालुका मतलब ग्राम स्तर पर भी समितियां बनाकर उन्हें सिकल रोग की जांच, उपचार और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के निर्देश जारी किए गए। तो एग्जाम में आ सकता है किन 3 जगहों पर, तो राज्य के लेवल पर भी, जिला डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी, और तालुका बोल रहा है कि विलेज के लेवल पर, याद रखिएगा, तो विलेज के लेवल। तो यहाँ पर 3 तरीके की स्तरों पर यहाँ पे समितियां बनाई गई हैं, वहां पे जांच के लिए, उपचार के लिए और रोकथाम के लिए उपाय बताए जाएंगे। इसे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, शहरों में और जिलों में अगर बात की जाए तो काफी अच्छे अस्पताल होते हैं, वहां पर इतनी उपचार के लिए सुविधाएं होती है कि उनको दिशा निर्देश के लिए या फिर की जाए कि महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उनको कम समझाने पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की जो सुविधाएं हैं वहां कम होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। सरकार का लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि लक्ष्य क्या है पूरी बातों में। तो सिकल सेल रोगियों को प्रसव पूर्व जांच सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ में क्वालिटी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी उनको प्रदान करना इनका लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात यह है। समिति को सिकल सेल रोग के निदान के लिए मानक निर्धारित करने और आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान का भी काम सौंपा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ ही काम किया जाएगा, बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं किया जा सकता है। व्यापक लक्ष्य 2047 की बात कर रहा है, याद रखिएगा, 2047 आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम कौन से काल में? अमृत काल में चल रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आ सकता है कि कौन से काल में चल रहे हैं। अमृत काल में चल रहे हैं। अमृत काल 25 वर्षों का है। ठीक है? तो व्यापक लक्ष्य 2047 तक देश के सिकल सेल रोग के उन्मूलन को पूरा करना, और वर्तमान में सिकल सेल रोगियों की बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दवाएं हैं, मतलब की जो बुनियादी, मतलब बेसिक लेवल पे दवाएं हैं, उनकी उपलब्धता के कारण जो चुनौती होती है, सामना करना पड़ रहा है, उनको यहाँ पर बुनियादी दवाओं के लिए यहाँ पर सहूलियत आवश्यकताओं के साथ उनको प्रदान करवाना। ऐसा नहीं है कि उनकी उपलब्धता ही नहीं हो रही है, बस हम बना दिया है, समिति कार्य कर रही है, समझ रहे हो? तो ये, और खासकर अगर किस क्षेत्र की बात की जाए तो नंदुरबार और गढ़चिरौली जैसे आदिवासी समुदायों में महत्व देखा गया है। महाराष्ट्र में नंदुरबार और गढ़चिरौली जो आदिवासी समुदाय है, वहां पर इनके लिए जरूर महत्व सोचा गया है। नेक्स्ट अफेयर्स की बात करते हैं और न्यायमूर्ति से संबंधित है, क्योंकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, याद रखिएगा, पहली फर्स्ट लेडी, याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कहाँ की? रितु बाहिरी इनका नाम है। क्या नाम है इनका? रितु बाहिरी, यार रितु बाहिरी इनका नाम है। और कहाँ की शपथ ली है? तो इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, याद रखिएगा, उत्तराखंड के हाईकोर्ट में इन्होंने शपथ ली है। थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, इन्होंने पद की शपथ दिलाई है।
साथ में न्यायमूर्ति रितु बाहिरी उत्तराखंड की उच्च न्यायालय के इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड के इतिहास में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। पहले वो कहाँ थी? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कौन थी, तो वरिष्ठ न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, लेकिन इनको उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार दिया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड किस राज्य से अलग कर इसका निर्माण किया गया था? अलग कर निर्माण किया गया था, आप मुझे कमेंट में जल्दी से बताइएगा। ठीक है। अशोक देसाई न्यायमूर्ति ने 2000 और 2003 के बीच उत्तराखंड न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हुआ है। तो अशोक देसाई की बात आती है तो उन्होंने 2000 और 2003 के बीच में उत्तराखंड के न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। लेकिन फर्स्ट लेडी की बात करें तो रितु बाहिरी जी हैं। देखिए कौन है? रितु बाहिरी जी हैं और उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में फर्स्ट लेडी है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है किससे अलग कर बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश से अलग है। किससे? उत्तर प्रदेश से अलग कर बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं और हमने आपसे बोला था कैंसर पर हम यहाँ पर दो बातें करने वाले हैं। मतलब कि कैंसर पर खबर एक ही है लेकिन यहाँ पे दो डायमेंशन से देखने की बात की जा रही है। तो पहली खबर की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैंसर के बारे में क्या चीजें हैं, तो ये दूसरी हमारी करंट अफेयर्स पर होगी। विश्व कैंसर दिवस 2024 में 4 फरवरी को मनाया गया है। तो हम इसके बारे में बात करें तो यह दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से रोकी जा सकने वाली जो लाखों मौतें हैं उसको बचाने के लिए चाहे बनाया जाता है, या कह सकते हैं कि दिवस के रूप में इसको साझा किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? तो दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों पर जो घातक बीमारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालकर रोकी जा सकने वाली लाखों मौतों को बचाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य, याद रखिएगा, लक्ष्य या उद्देश्य। क्योंकि जब किसी भी दिवस को मनाया जाता है तो सरकार हो, याद रखिएगा, सरकार हो या फिर व्यक्ति हो, इन दोनों लोगों पर दबाव डाला जाता है। दबाव क्या डालते हैं कि इन बीमारियों को, इस लाखों मौतों को बचाया जा सके, इसके लिए जागरूकता करें। यहाँ शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करें जिससे मौतों पर नियंत्रण लगाया जा सके और ये बीमारी कम से कम फैलाई जा सके और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा सके वो बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर किए जा सके। इसीलिए इसका उद्देश्य है कि सरकार और व्यक्तियों पर जो घातक बीमारी के खिलाफ कार्रवाई कर सके और लाखों मौतों को बचा सके। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है और हर बार देखा जाता है कि 6 में से 1 मौत का कारण कैंसर ही होता है। याद रखिएगा, जो 6 मौतें होती हैं मान लो, तो 5 मौतें किसी और अन्य कारण से होंगी लेकिन 1 मौत का उसका कारण कैंसर ही होगा, ये रिपोर्टें कहती है। वर्ष 2022 तक दुनिया भर में कैंसर के 20 मिलियन नए मामले सामने आए। याद रखिएगा, 20 मिलियन मामले सामने आए हैं कैंसर से रिलेटेड। ठीक है, 2022 तक, जिसमें 9.7 मिलियन कैंसर से संबंधित मौतें होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। सोचो, 20 मिलियन में 9.7 मिलियन कैंसर से मौत बताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अनुमान बताया है कि 2050 तक कैंसर के बोझ में लगभग 77%, 77% की वृद्धि होने की अनुमान है। कौन कह रहा है? WHO कह रहा है कि 2050 तक 77% की वृद्धि हो सकती है कैंसर में। दुनिया भर के सबसे अधिक प्रचलित कैंसर की बात करें तो स्तन कैंसर, जो महिलाओं में बूब्स कैंसर होता है, फेफड़ों में होता है, बृहदान्त्र में होता है, मलाशय में होता है और प्रोस्टेट में होता है। याद रखिएगा, ये जो 5 कैंसर के लक्षण है ये दुनिया में सबसे अधिक प्रचलित है। कैंसर स्तनों में महिलाओं में होता है, फेफड़ों में होता है, बृहदान्त्र में होता है, मलाशय के पास होता है और प्रोस्टेट में होता है। तो याद रखिएगा, फेफड़ों के कैंसर के कारण की बात की जाए तो 2020 में सबसे अधिक मौतें दर्ज हुई है जहां फेफड़ों में कैंसर हुआ। हालांकि स्तन कैंसर दुनिया भर में सबसे आम प्रकार का कैंसर बनता नजर आ रहा है। जो महिलाओं में बूब्स कैंसर होता है, याद रखिए, महिलाओं में जो बूब्स कैंसर होता है वो दुनिया भर में आम प्रकार का कैंसर बनता चला आ रहा है, क्योंकि इतना विकट तरीके से प्रचलित में आ गया है कि अक्सर रिपोर्टें कह रही हैं कि बहुत अधिक तीव्रता से ये फैल रहा है। ठीक है। यह भी देखा गया है कि 50% तक कैंसर रोका जा सकता है। याद रखिएगा, 50% कैंसर को रोका भी जा सकता है। कैंसर से बचाव की अगर बात करें, सबसे प्रभावी व्यवहार तंबाकू और शराब के सेवन से बचना है। याद रखिएगा,
स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, समय पर टीकाकरण करवाना इसका प्रमुख लक्षण है। मतलब कि ये करवाएंगे तो बच सकते हैं। अफ्रीका के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मातिस दिसो मोइती के अनुसार 2022 और 2024 के बीच विश्व कैंसर दिवस का फोकस कैंसर के अंतर को कम करने में मदद करना है। याद रखिएगा, 2024 का अभियान की बात किया है तो तीसरा और अंतिम वर्ष है और 2024 का विषय है एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं। याद रखिएगा, एक साथ हम सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देते हैं 2024 का विषय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने जो आपके बोला है कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है या इनके लिए बोल दिया गया है, तो इनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। कब दिया जाएगा आप समझते हैं, किसने घोषणा की है। तो 3 फरवरी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न बीजेपी के, याद रखिए कौन से, बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भारत रत्न कौन सा पुरस्कार है भारत के लिए, कमेंट करके जरूर बताइए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष के भीतर श्री आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भाजपा के लिए उस मुद्दे पर विजयी निष्कर्ष का प्रतीक है जिसे अनुभवी नेता 1990 में अपनी राम रथ यात्रा के माध्यम से लोकप्रिय चेतना में स्थापित किया था। आडवाणी ने कई मंत्रालयों का नेतृत्व भी किया है, साथ में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। अब एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आपको बताना है बिल्कुल रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है किसके कार्यकाल में रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। दिग्गज नेता बीजेपी के बात की जाए तो 1970 से 2019 के बीच संसद की सदनों के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा पिछले महीने सरकार में समाजवादी दिग्गज और उप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज दिवंगत कर्पूर ठाकुर को भी भारत रत्न से नामित किया गया है। तो ये जो कर्पूर ठाकुर हैं बिहार से संबंधित है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दिवंगत हैं, और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 मतलब कि 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? प्रीडेटर, याद रखिएगा, प्रीडेटर बेचने के लिए यहाँ पर मंजूरी दे दी है। कितने देगा? तो 31, 31 देगा। कौन देगा? भारत ने, अमेरिका ने भारत को, याद रखिएगा किसने? अमेरिका ने भारत को। तो 1 फरवरी को अमेरिका ने भारत को 31 MQ, याद रखिएगा MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत की बात की जाए तो 3.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। जून 2023 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान प्रस्तावित मेगा ड्रोन सौदे के लिए घोषणा की गई थी। डील के तहत 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE UV मिलेंगे। साथ में नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन भी मिलेंगे और सेना और भारतीय वायुसेना को 8 जमीनी संस्करण स्काई गार्डियन भी मिलेंगे। इसके अलावा इस सौदे में 170 AGM 114 R हेल फायर मिसाइल है, 310 GBU 39 BB लेजर छोटे व्यास वाले बम, 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग और जड़तीय नेविगेशन सिस्टम शामिल है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरी खबर में आया है इसलिए बता रहे हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम मतलब कि GAASI के द्वारा विकसित MQ-9 रीपर का एक प्रकार है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में भारतीय नौसेना 2020 में अमेरिका से पट्टे पर लिए गए 2 MQ-9 ड्रोन का संचालन कर रही है और MQ-9 भी ड्रोन को उच्च ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति वाली यूबी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विस्तारित उड़ान अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। तो 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह विस्तारित उड़ान भर सकता है। भी अधिकतम 40 घंटे की सहन शक्ति के साथ दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक निगरानी के लिए भी एक विश्वसनीय रूप में प्रदान किए गए। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं और इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कैंसर पर हमारी 2 खबरें होने वाली हैं। तो एक था विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है, उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था मैंने बात की। अब बात कर रहा है कि भारत में 2022 में 1.41 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आए। कितना? 1.41 मिलियन कैंसर के मामले नए सामने आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 1 फरवरी 2024 को कैंसर के वैश्विक बोझ का नवीनतम अनुमान जारी किया।
तो डब्ल्यूएचओ ने क्या है, नवीन जानकारी प्रदान की है 2024 की, कि वैश्विक स्तर पर जो कैंसर के मामले हैं नए, तो 20 मिलियन से वृद्धि हुई है। मैंने आपको बताया है। अगर हम भारत की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो भारत में 2022 में 14,13,316 नए मामले कैंसर के सामने आए। कितना? 14,13,316। इनमें से अगर हम बात करें 6,91,178 पुरुष हैं, मतलब कि मेल हैं, और 7,22,138 महिलाएं हैं, मतलब कि वुमेन है। तो आप देखोगे पुरुषों में और महिलाओं में, तो दोनों में किसका सबसे ज्यादा अंतर है, तो महिलाओं में कैंसर ज्यादा हुआ है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है। टोटल मामले 14 लाख हैं, लमसम बराबर की स्थिति में ही है। भारत में स्तन कैंसर के नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 1,92,020 मामले सामने। तो याद रखिएगा, जो महिलाओं में जो बूब्स कैंसर है, स्तन कैंसर होता है, वो सबसे अधिक मामले आए हैं, 1,92,020। सभी रोगियों का 13.6% रहा है। स्तन कैंसर के बाद की बात जाए, कौन सा कैंसर आगे बढ़ा है, तो ओंठों का कैंसर। याद रखिएगा, किसका? लिप्स का। याद रखिएगा, लिप्स का कैंसर बड़ा हुआ है। अगर हम बात करें बूब्स कैंसर के बाद, स्तन कैंसर के बाद, लिप्स कैंसर की बात करें तो मौखिक गुहा की बात होती है। किसकी? मौखिक गुहा। याद रखिएगा, मौखिक गुहा का भी बहुत कैंसर बढ़ा हुआ है। गर्भाशय ग्रीवा का की भी कैंसर बढ़ा हुआ है। गर्भाशय के यहाँ पे भी कैंसर बढ़ा हुआ है। फेफड़ों में कैंसर बढ़ा है, साथ ही ग्रास नली का जो कैंसर है वहां पे भी नए मामले सामने। तो ये इस पे गर्भाशय की जो कैंसर पे, इस पे पूरी वीडियो, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूरी बात करेंगे। रखिएगा, किसकी? सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे पूरी, जो महिलाओं में होता है। तो इस पे पूरी स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगी, 1-2 दिन में जरूर देख लीजिए। 2.5 मिलियन नए मामलों के साथ फेफड़ों कैंसर दुनिया में सबसे आम होने वाला कैंसर के रूप में नामित किया गया। हालांकि स्तन कैंसर सबसे आम है, लेकिन फेफड़ों कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब ये आम बन चुका है। महिला स्तन कैंसर अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर इस साल है। वहीं इसके बाद की बात की जाए तो कोलोरेक्टल, याद रखिए, कोलोरेक्टल कैंसर तीसरे नंबर पर आता है। 2022 में कैंसर के कारण दुनिया भर में 9.7 मिलियन लोगों की मौत सामने आई है। अकेले भारत की बात की जाए 2022 में तो 9,16,827 कैंसर से मौतें हुई है। वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली मौतों में 40% मौतें भारत में हुई है। मैंने आपसे बोला सर्वाइकल कैंसर वेरी इंपोर्टेंट है, और ये जरूर देखिएगा वीडियो। सर्वाइकल कैंसर के कारण 40% मौतें भारत में सामने आई। 2050 तक उच्चतम एचडीआई, याद रखिएगा, एचडीआई वाले देशों में 4.8 मिलियन अतिरिक्त कैंसर के मामले, नए मामले होंगे। पहली रिपोर्ट बता रही है कि 4.8 मिलियन के मामले नए कैंसर हो सकते हैं। एचडीआई की रिपोर्ट है। ठीक है। लास्ट हमारे करंट अफेयर्स की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया। किसके रूप में चुना गया? मसाल वाहक के रूप में, याद रखिएगा। मसाल वाहक के रूप में इनको 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक चुना गया है। अभिनव बिंद्रा 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक होने वाली ओलंपिक मसाल रिले का हिस्सा होंगे। ओलंपिक मसाल रिले 16 अप्रैल से शुरू होगी और पेलोपोनेस से एथेंस तक यात्रा करेगी। याद रखिएगा, पेलोपोनेस से एथेंस तक यात्रा करेगी। मसाल रिले 5 विदेशी क्षेत्रों सहित 65 क्षेत्रों को कवर करेंगे, और ओलंपिक मसाल रिले 10,000 और पैरालंपिक मसाल 1,000 लोग भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के सदस्य हैं। ओलंपिक अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्तर पर ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। रखिएगा, कौन से भारतीय? पहले भारतीय हैं। इन्होंने ओलंपिक खेलों में गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक इन्होंने पहले भारतीय रूप में चुना हुआ है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था, और पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाला है। आज की हमारे यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रही है आपके सामने मैंने बात की है। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है एंड्रॉइड, आप उसको डाउनलोड करके भी सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीक फिर से बात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।